प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम शुरू करेंगे पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और प्रक्रिया, या पत्रकारीय लेखन के रूप क्या हैं और उसकी प्रक्रिया क्या है। उसमें अगला पार्ट है फीचर। फीचर क्या है? अखबारों में समाचारों के अलावा भी अन्य कई तरह का पत्रकारीय लेखन छपता है, यानी कि अलग अलग प्रकार के पत्रकारीय लेखन के काम होते रहते हैं। इनमें फीचर प्रमुख है। समाचार और फीचर के बीच अंतर स्पष्ट होता है, यानी कि अंतर जो है सीधे सीधे नजर आ जाता है, स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। तो प्रश्न आएगा, फीचर क्या होती है, या फीचर किसे कहते हैं, या फीचर का उद्देश्य क्या है? तो बताना है, फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। फीचर समाचार की तरह पाठकों को तात्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता। अवगत माने होता परिचित नहीं कराता है। फीचर लेखन की शैली भी समाचार लेखन की शैली से अलग होती है। समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है, यानी समाचार लिखते हुए रिपोर्टर उसमें अपने विचार नहीं डाल सकता, जबकि फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। जाहिर करना होता है व्यक्त करना। दूसरे फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता, यानी फीचर लेखन का कोई एक तय ढांचा या फार्मूला नहीं होता है। फीचर लेखन की शैली काफी हद तक कथात्मक शैली की तरह होती है, या कथात्मक शैली की तरह है। तीसरे, फीचर लेखन की भाषा समाचारों के विपरीत सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली होती है। प्रश्न आएगा, फीचर की परिभाषा कैसी होती है? फीचर लेखन की भाषा कैसी होती है, बताना है। फीचर लेखन की भाषा समाचारों के विपरीत होती है, सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली होती है। फीचर की भाषा में समाचारों की सपाट बयानी नहीं चलती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि फीचर की भाषा और शैली को अलंकारिक और दुरूह बना दिया जाए। दुरूह होता है मुश्किल, कठिन नहीं होती है भाषा। चौथे, फीचर में समाचारों की तरह शब्दों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है। फीचर आमतौर पर समाचार रिपोर्ट से बड़े होते हैं। अखबारों और पत्रिकाओं में 250 शब्दों से लेकर 2000 शब्दों तक के फीचर छपते हैं। ये हमने पढ़ा अभी। फीचर और समाचार में क्या अंतर है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है और यहाँ से याद कर लेना है। एक प्रश्न बनता है, फीचर और समाचार में क्या अंतर है। एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स आदि का होना जरूरी है। फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है। हल्के फुल्के विषयों से लेकर गंभीर विषयों और मुद्दों पर भी फीचर लिखा जा सकता है, यानी गंभीर विषयों पर भी फीचर लिख सकते हैं। जैसे आप अपने स्कूल पर एक परिचयात्मक फीचर लिखने से लेकर उसके सालाना समारोह या अपनी शैक्षणिक यात्रा पर केंद्रित फीचर लिख सकते हैं। शैक्षणिक यात्रा होता है स्टडी टूर। दरअसल फीचर एक तरह का ट्रीटमेंट है, जो आमतौर पर विषय और मुद्दे की जरूरत के मुताबिक उसे प्रस्तुत करते हुए दिया जाता है। यही कारण है कि समाचार और फीचर अलग होने के बावजूद कुछ समाचारों को फीचर शैली में लिखा जाता है। गतिविधि, 2 अलग अलग अखबारों के रविवारीय परिशिष्ट को ध्यान से पढ़िए। उसमें प्रकाशित सामग्री की सूची बनाइए। आपने फीचर की परिभाषा पढ़ी है, इस आधार पर बताइए कि प्रकाशित सामग्री में किसे आप फीचर की श्रेणी में रखेंगे। उनमें प्रकाशित फीचर को ध्यान से पढ़िए और उसकी खूबियां बताइए। उन फीचरों पर कक्षा में चर्चा कीजिए। इसके अलावा विभिन्न अखबारों और पत्रिकाओं से अपनी पसंद के 5 फीचर चुनकर निकालिए और उन्हें बड़े पोस्टर पर चिपकाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए, यानी कि कक्षा में उनको जो है दिखाना है।
लेकिन हर समाचार को फीचर शैली में नहीं लिखा जा सकता है। फीचर शैली का इस्तेमाल हल्के फुल्के, नरम और मानवीय रुचि के समाचारों को लिखते हुए ही किया जाता है। फीचर कैसे लिखें? फीचर लिखते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली बात यह है कि फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों यानी पात्रों की मौजूदगी जरूरी है। दूसरे, कहानी को उनके जरिए कहने की कोशिश कीजिए, यानी पात्रों के माध्यम से उस विषय के विभिन्न पहलुओं को सामने ले आइए। तीसरे, कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि आपके विभिन्न पहलुओं को आपके पाठक यह महसूस करें कि वे खुद देख और सुन रहे हैं। कहने का आशय है कि कहानी को बताने का अंदाज ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार का होना चाहिए कि आपके पाठक ये महसूस करें, अनुभव करें कि वे खुद देख और सुन रहे हैं। चौथे, फीचर को मनोरंजक होने के साथ साथ सूचनात्मक होना चाहिए। मनोरंजन के साथ साथ क्या सूचनात्मक होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि फीचर को किसी बैठक या सभाई कार्यवाही विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। साथ ही फीचर कोई नीरस शोध रिपोर्ट भी नहीं है। वह बड़ी घटनाओं, कार्यक्रमों और आयोजनों की सूखी और बेजान रिपोर्ट भी नहीं है। फीचर आमतौर पर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है, यानी कि एक कहानी के रूप में उसका विवरण दिया जाता है और विश्लेषण किया जाता है, उसे कहते हैं फीचर। अब यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। ये पहला उदाहरण है व्यक्ति चित्र फीचर का। क्या है? व्यक्ति चित्र फीचर का उदाहरण है। 13 नवंबर 2005 का है ये। 13 नवंबर 2005 का उदाहरण है व्यक्ति चित्र फीचर। दूसरा है समाचार फीचर। क्या है? समाचार फीचर 25 दिसंबर 2005 का है, जनसत्ता से लिया गया है। ये जो है फीचर के दो उदाहरण हैं। इस तरह के उदाहरण हमें अखबारों में देखने को मिलते हैं, तो बच्चों को इन्हें पढ़ना है और ये पता लगाना है कि इसमें क्या अंतर है। फीचर की कोई न कोई थीम होनी चाहिए। थीम का मतलब होता है संदेश, मुख्य भाव, उद्देश्य। फीचर का कोई ना कोई क्या होना चाहिए? संदेश होना चाहिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए। उस थीम के इर्द गिर्द यानी कि चारों ओर सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार गूंथे होने चाहिए। फीचर कई प्रकार के होते हैं। इनमें समाचार बैकग्राउंड, खोज परख फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्ति चित्र फीचर, यात्रा फीचर और विशेष रुचि के फीचर प्रमुख हैं। अब यहाँ पे नाम दिया गया है बैकग्राउंड, समाचार बैकग्राउंड फीचर। इसका मतलब होता है कि समाचारों की जो पीछे की भूमिकाएं हैं या जो उसका इतिहास है उससे संबंधित फीचर लिखना। खोज परख फीचर होता है कोई नई चीज खोज करके लेके आना। साक्षात्कार फीचर होता है किसी का इंटरव्यू, किसी के इंटरव्यू पर आधारित फीचर। जीवन शैली होता है रहन सहन, जीवन की गतिविधियों से जुड़ा हुआ फीचर। रूपात्मक होता है रूप सज्जा से जुड़ा हुआ या नाटक पर आधारित कोई फीचर। व्यक्ति चित्र होता है व्यक्ति विशेष के बारे में लिखा गया फीचर। यात्रा फीचर होता है अपनी यात्रा के बारे में बताते हुए फीचर लिखना। विशेष रुचि होता है कोई भी व्यक्ति अपनी रुचि के हिसाब से विषय का चयन करेगा और उस पर जो है कोई फीचर लिखेगा। ये अलग अलग प्रकार के फीचर हैं। फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फार्मूला नहीं होता है, इसलिए आप फीचर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। हर फीचर का एक प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। प्रश्न यह बनता है फीचर के कितने भाग होते हैं? तो उदाहरण 3, प्रारंभ, मध्य और अंत, ये 3 भाग होते हैं। प्रारंभ आकर्षक और उत्सुकता पैदा करने वाला होना चाहिए। उत्सुकता होता है बेचैनी, जानने की इच्छा पैदा करने वाला होना चाहिए। उतावलापन पैदा कर दे ऐसा जो है फीचर का आरंभ होना चाहिए कि उसको जो है नाम सुनते ही पढ़ने के लिए मन करे। हालांकि प्रारंभ, मध्य और अंत को अलग अलग देखने के बजाय पूरे फीचर को समग्रता यानी पूर्ण रूप में देखना चाहिए। लेकिन अगर फीचर का प्रारंभ आकर्षक, रोचक और प्रभावी हो तो बाकी पूरा फीचर भी पठनीय और रोचक बन सकता है। जैसे अगर आप किसी जाने माने व्यक्ति पर एक व्यक्ति चित्र फीचर तैयार कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत किसी ऐसी घटना के उल्लेख से कर सकते हैं जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी, या उसकी शुरुआत उनकी किसी ताजा उपलब्धि के ब्यौरे से हो सकती है और फिर फीचर को उनके पिछले जीवन के संघर्षों की ओर मोड़ा
जा सकता है। इसके बाद फीचर में उनके और उनके कुछ करीबी लोगों और उनकी उपलब्धियों से वाकिफ विशेषज्ञों के दिलचस्प, आकर्षक और खास वक्तव्यों को उद्धृत करते हुए उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया जा सकता है। यानी कि जो व्यक्ति विशेष है जिसके बारे में फीचर लिखा जा रहा है, उसके करीबी लोगों, उपलब्धियों से वाकिफ होता है, परिचित, उपलब्धियों से परिचित विशेषज्ञों के दिलचस्प, आकर्षक और खास वक्तव्य होता है, बातें, उनके कहे गए कथन, उनको उद्धृत किया जा सकता है और उनको उद्धृत करते हुए उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया जा सकता है। उजागर करना होता है प्रकाश में लाना। क्या होता है? उजागर करना, प्रकाश में लाया जा सकता है। फीचर एक या दो ऐसी घटनाओं को खुद उनकी जबान में पेश किया जा सकता है। फीचर में एक या दो ऐसी घटनाओं को खुद उनकी जुबान में पेश किया, नहीं उनके जो है शब्दावली में कहा जा सकता है, जो न सिर्फ दिलचस्प और अनूठी हो बल्कि उससे उनके जीवन के अहम क्षणों यानी कि अहम पलों पर रोशनी पड़ती हो। फीचर के आखिरी हिस्से में उनकी भविष्य की योजनाओं पर फोकस करना चाहिए। वे अपने सामने क्या चुनौतियां देखते हैं और उनसे निपटने के लिए उनकी क्या तैयारियां हैं। यहाँ आप स्वयं उन्हें उद्धृत कर सकते हैं। इस तरह फीचर का प्रारंभ, मध्य और अंत का यह एक संभावित ढांचा हो सकता है, लेकिन असली चुनौती यह होती है कि प्रारंभ, मध्य और अंत को सहज और स्वाभाविक तरीके से एक साथ कैसे बांधें। हर पैराग्राफ अपने पहले के पैराग्राफ से सहज तरीके से जुड़ा हो और शुरू से आखिर तक प्रवाह और गति बनी रहे। यह सुनिश्चित करने के लिए पैराग्राफ छोटे रखिए और एक पैराग्राफ में एक पहलू पर ही फोकस कीजिए। यानी कि एक पैराग्राफ में एक ही पहलू पर विचार किया जाना चाहिए। गतिविधि: अपने स्कूल की लाइब्रेरी या खेल के मैदान पर एक 300 शब्दों पर फीचर लिखिए। इसमें लाइब्रेरी या खेल के मैदान से जुड़े तथ्यों के अलावा दिलचस्प जानकारियां भी शामिल कीजिए। इस फीचर के लिए लाइब्रेरियन या खेल के मैदान के प्रभारी शिक्षक से बातचीत के अलावा विभिन्न कक्षाओं के छात्र छात्राओं से इंटरव्यू पर जानकारी इकट्ठी कीजिए। यानी कि इस तरह से जानकारी लेते हुए एक फीचर तैयार करना है। 3 शब्दों में सभी बच्चे इसको तैयार करेंगे। विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें? अखबारों और पत्रिकाओं में सामान्य समाचारों के अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर विशेष रिपोर्टें भी प्रकाशित होती हैं। तो प्रश्न आएगा यहाँ पे, विशेष रिपोर्ट क्या होती है या विशेष रिपोर्ट का उद्देश्य क्या होता है, बताना है। गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर विशेष रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। किसके आधार पर? गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर जो तैयार की जाती है उसे बोलते हैं विशेष रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? विशेष रिपोर्ट। ऐसी रिपोर्टों को तैयार करने के लिए किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहरी छानबीन की जाती है। उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है। तथ्यों के विश्लेषण के जरिए उसके नतीजे, प्रभाव और कारणों को स्पष्ट किया जाता है। विशेष रिपोर्ट के भी कई प्रकार होते हैं। खोजी रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कहते हैं इसको, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। विशेष रिपोर्टों के कुछ प्रमुख प्रकार हैं। खोजी रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं या तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं थी। यानी कि ऐसे तथ्य, ऐसी जानकारी जो पहले से उपलब्ध नहीं थी वो सामने लेकर के आता है। खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किया जाता है। इन डेप्थ रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है और उसके आधार पर किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। इसी तरह विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में जोर किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या पर होता है। यानी कि व्याख्या करते हुए जो है विश्लेषण के आधार पर सारी बातें कही जाती हैं। जबकि विवरणात्मक रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या की विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत करने की कोशिश
की जाती है। बारीकी से विस्तार से अध्ययन करते हुए समस्या को प्रस्तुत किया जाता है, उसको बोलते हैं विवरणात्मक रिपोर्ट। आमतौर पर विभिन्न प्रकार के विशेष रिपोर्टों को समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखा जाता है, लेकिन कई बार ऐसी रिपोर्टों को फीचर शैली में भी लिखा जाता है। चूंकि ऐसी रिपोर्टें सामान्य समाचारों की तुलना में बड़ी और विस्तृत होती हैं, इसलिए पाठकों की रुचि बनाए रखने के लिए कई बार उल्टा पिरामिड और फीचर दोनों शैलियों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट बहुत विस्तृत और बड़ी हो तो उसे श्रृंखलाबद्ध करके कई दिनों तक किस्तों में छापा जाता है, यानी अलग अलग अंकों में छापा जाता है। विशेष रिपोर्ट की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की होनी चाहिए। विशेष रिपोर्ट का एक उदाहरण जो है दिया गया है, हम इसको पढ़ेंगे। इससे पहले प्रकार जो है उनको देखें। इन डेप्थ रिपोर्ट है, इनके आगे परिभाषाएं दी गई हैं, सबको याद रखनी है, 1 नंबर में आती है। जैसे खोजी रिपोर्ट क्या होती है तो दिया गया है, खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किया जाता है। ये जो लाइन दी है इसके आगे इसको याद रखना है, ठीक है। ऐसी जो खोजी रिपोर्ट है उसके आगे लाइन आ गई। अब इन डेप्थ रिपोर्ट है, उसके सामने है खोजी रिपोर्ट हो गया, उसके बाद इन डेप्थ रिपोर्ट हो गया, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट हो गया, विवरणात्मक। इनके आगे जो लाइन दी गई है इसकी जो है परिभाषा एक प्रकार से होती है, तो इसको तुम्हें याद करना है। उदाहरण है बिरहोरों का विलुप्त होता संसार। ये बिहार के क्षेत्र से जुड़ी हुई घटना है, उसके ऊपर बताया गया है। जबहर पलामू बिहार, जबहर पलामू बिहार जो है वहां से ये एक विशेष रिपोर्ट तैयार की गई है। अक्खू बिरहोर की विधवा पतियों और घास फूस से बनी अपनी कुंबाया झोपड़ी के बगल में चुपचाप बैठी है। बिरहोर बस्ती पलामू जिले के बालूमठ ब्लॉक में स्थित जबहर गांव के बिल्कुल बाहर है। जबहर के लोग, जिनमें से कुछ ने जिला मुख्यालय डाल्टनगंज के शानदार बंगलों को देखा है, इन कुंभों को एयर कंडीशनड कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर कंडीशनड। वे ऐसा क्यों कहते हैं, यह हमें उस समय पता चला जब छोटा नागपुर से आने वाली ठंडी हवाएं इन झोपड़ों से होकर गुजरी और ठंड से हमारी हड्डियां कांप गई। बिरहोर भी उसी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाई समूह के हैं जिनमें हो संथाल या मुंडा जनजाति के लोग आते हैं। वे जंगल के लोग हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र की खानाबदोश जाति के ये लोग मुख्य रूप से पलामू, रांची, लोहरदगा, हजारीबाग और सिंहभूम के आसपास विचरते रहते हैं। कई मामलों में बिरहोर लोग अजीबोगरीब प्राणी हैं। इनकी जाति भी समाप्त होती जा रही है। 1971 की जनगणना में बताया गया कि उस वर्ष इनकी संख्या लगभग 4000 थी। अब वे 1993 में महज 2000 के आसपास हैं। हो सकता है इससे भी कम हो। इसमें उड़ीसा से लगभग 144 और मध्य प्रदेश से 67 भी शामिल हैं। बेशक इनका मुख्य समूह बिहार में है। इस राज्य में 1971 की जनगणना के समय इनकी संख्या 3464 थी। 1987 में बिहार के एक सरकारी अध्ययन के मुताबिक इनकी संख्या घटकर 159 हो गई थी। मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 1971 में 738 से घटकर 1991 में 67 हो गई थी। इनके समाप्त होते जाने की वजह उन जंगलों का धुआंधार ढंग से विनाश है जिन पर ये निर्भर हैं। इनकी जरूरतों अथवा इनके अजीबोगरीब स्वरूप पर ध्यान दिए बिना तैयार की गई विकास प्रक्रिया से कोई मदद नहीं मिली। बिरहोर मुख्य रूप से शिकार जुटाने वाली जाति हैं। वे रस्सियां बनाने
और लकड़ी का काम भी करते रहे हैं। जंगलों को आरक्षित कर दिए जाने के बाद से वे न तो लकड़ी काट सकते थे और न रस्सी बनाने के लिए रेशा निकाल सकते थे। वे जो सामान तैयार करते थे उनकी कीमत इतनी कम मिलती थी कि उनकी लागत भी नहीं निकल पाती थी। जब कुछ इलाकों में जंगलों की जबरदस्त कटाई होने लगी तो शिकार के काम से भी इनकी छुट्टी हो गई। प्राकृतिक विपदा या संकट के समय सबसे ज्यादा मार इन पर ही पड़ती है। इस जनजाति के बारे में अज्ञानता से भी काफी गड़बड़ हुई है। अज्ञानता मतलब ये शिक्षित नहीं है, अनपढ़ है, ज्ञान नहीं है इनको। इसी कारण बिरहोरों के बारे में जनगणना का आंकड़ा भी गलतियों से भरा है। यहाँ के लोग बिरहोर हैं। उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थानीय लोग इन्हें मनकिडी कहते हैं। संबलपुर जिले में ये मनकिडिया हो जाते हैं। ये दोनों नाम बंदरों को पकड़ने में इनकी निपुणता के कारण है। चूंकि बंदर प्रायः फसलों और फलों को बर्बाद करते हैं, स्थानीय लोग बंदरों को पकड़ने के लिए बिरहोरों को लगाते हैं। यानी कि ये लोग जो हैं बंदर पकड़ने का काम करते हैं। जंगलों के खत्म होने के साथ उनका यह काम भी समाप्त हो गया। 1971 में इस खानाबदोश समूह को उड़ीसा में 3 अलग अलग जनजातियों बिरहोर, मनकिडी और मनकिडिया के रूप में गिनती करके काम समाप्त कर दिया गया। इस गलती को 1981 में दुरुस्त यानी कि ठीक किया गया और इनकी गलती एक जनजाति के रूप में की गई। इस तरह उस राज्य में बिरहोरों की संख्या में 44% का इजाफा हो गया, जबकि सच्चाई यह थी कि उनका समूह कम होता जा रहा था। उड़ीसा सरकार ने इस बढ़ोतरी पर अपनी पीठ थपथपाई। इसलिए बिरहोरों के बारे में आंकड़ा बेहद अविश्वसनीय है। शिकारी के रूप में बिरहोर लोग बड़े बड़े जंगलों के साथ अपने जीवन की भरपूर संगति बैठा कर रहते थे। जंगलों का उन्होंने कभी फिजूल इस्तेमाल नहीं किया और हमेशा वे विवेक से काम लेते रहे। यहाँ तक कि कायदे से देखा जाए तो उनकी बस्तियों में भी 10 से ज्यादा झोपड़ियां नहीं दिखाई देती, चारों तरफ फैली रहती हैं। इससे फायदा ये होता है कि जो विभिन्न समूह हैं उनको जंगल के संसाधनों में हिस्सा बटाने का समान और उचित अवसर मिल जाता है। आज अपनी पैतृक भूमि बिहार में वे जंगलों की अभूतपूर्व कटाई और विकास के शिकार हो गए हैं। इनकी इस दुरावस्था के लिए शराबखोरी भी काफी हद तक जिम्मेदार है। बावजूद इसके यहाँ अपराध नहीं है। जब हर पंचायत के एक सदस्य ने बताया कि ये लोग अद्भुत प्राणी हैं। अगर इन्हें पता चल जाता है कि 1 मील दूर पर भी कहीं कोई डकैती वगैरह पड़ रही है तो वे इसे अपना व्यक्तिगत मामला मानते हुए लाठी डंडा लेकर दौड़ पड़ते हैं। मैंने आज तक किसी बिरहोर को अपराध करते हुए नहीं देखा। जबहर के लोग बिरहोरों के प्रति असाधारण रूप से उदार हैं। बेशक पलामू और हजारीबाग के अलावा इन लोगों को आमतौर पर उपेक्षा का ही शिकार होना पड़ा है। जहां तक सरकारी कार्यक्रमों की बात है, इनमें से ज्यादातर बेकार ही साबित हुए हैं। इसे आप यह भी कह सकते हैं कि सरकारी कार्यक्रमों को भ्रष्ट तंत्र ले उड़ता है। आवास योजनाएं विनाशकारी साबित हुई हैं, क्योंकि जिन वास्तुकारों ने इनके लिए मकानों की योजना तैयार की थी उन्होंने कभी बिरहोर लोगों को देखा ही नहीं था। उन्हें
इनकी व्यवहारिक विशिष्टताओं की भी कोई जानकारी नहीं थी। इन आदिवासियों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताजनक स्थिति को देखते हुए सरकार ने कुछ योजनाएं तैयार की, लेकिन अफसरों और उनके दलालों ने इन योजनाओं के लिए निर्धारित रकम को हड़प लिया। जबहर गांव के एक निवासी ने हंसते हुए कहा कि यहाँ तक कि इनके पास तीसरी फसल भी नहीं पहुंच सकी। मैंने उत्सुकतावश पूछा, तीसरी फसल का क्या मतलब? मुझे तो अभी तक केवल 2 ही फसलों की जानकारी है। मैंने गौर किया कि उसे इस सवाल की उम्मीद थी। उसने बताया, इस इलाके में तीसरी फसल है सूखा राहत, यानी सूखे से थोड़ा उनको सुविधा मिल जाए, थोड़ा सा उनको जो है आराम मिल जाए। ये तीसरी फसल जो है उनकी थी। इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, लेकिन इस फसल को आमतौर से ब्लॉक स्तर के अफसर और उनके ठेकेदार दोस्त काट ले जाते हैं। केवल मामूली सा हिस्सा जनता तक पहुंचता है। अब उस मामूली से हिस्से में से बिरहोर लोगों को क्या मिले? वे तो जंगल में कंदमूल और बेर, मौसमी फल आदि खाकर जिंदा रहते हैं और कभी कभी तो कई दिनों तक भूखे ही रह जाते हैं। जब हमने रामवृक्ष बिरहोर को देशज लोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 1993 के बारे में बताया तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। क्या सचमुच यह हम लोगों के लिए बनाया गया था? उसने सवाल किया। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो हम अभी तक इस हालात में नहीं पड़े रहते। उसने अपना सामान उठाया और चुपचाप वहां से चला गया। चौबे ने कहा, जहां तक मुझे जानकारी है, इस क्षेत्र में कभी किसी बिरहोर का नाम मतदाता सूची में नहीं रहा। यह समूह भारतीय समाज के सबसे निचले हिस्से में रहता है। खरगोश पकड़ना, रस्सियां बुनना, तैयार होने पर कुछ डोलचियां बेच देना, इन गतिविधियों को देखते हुए लगता है कि बिरहोर लोग अभी किसी दूसरे युग में रह रहे हैं। उनके अंदर जमा पूंजी रखने की प्रवृत्ति नहीं है और उनका जीवन आत्मसम्मान से भरा रहता है। तो ये एक पी साईनाथ का आलेख है। यह आलेख विशेष रिपोर्ट के साथ साथ एक अच्छे फीचर का भी बढ़िया उदाहरण है। इसे हम विशेष रिपोर्ट का उदाहरण तो मानते ही हैं, ये फीचर का भी एक अच्छा उदाहरण कहा जा सकता है। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया पाठ का जो है अगला पार्ट नंबर 2। सभी इसको ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से सुनेंगे और इसके प्रश्न याद कर लेंगे और अपनी कॉपी में लिख लेंगे। जब तक अगली वीडियो नहीं आती है तब तक ये अपना काम पूरा कर लें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।